क्या आप जानते हैं ये घर जिसे काफी संघर्ष करके बनाया गया था अपने परिवार के लिए, जहाँ पर ढेर सारे सपने देखे जा रहे थे। कई साल मेहनत करने के बाद अब जाकर जिंदगी थोड़ी आसान हुई थी, स्टेबल हुई थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि घर की खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। उस एक क्षण के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आजकल का समय ऐसा हो गया है जहाँ पर लोग अच्छाई को बेवकूफ़ी और कमजोरी समझते हैं, इमोशंस का कोई महत्व नहीं। ये केस भी एक तरह से मैसेज देता है, जब एक बार आंखें खुल जाएं तो दोबारा बंद नहीं करना चाहिए, वरना अंधकार फिर छा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं पल्लती रमेश केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से। इसे इंदूर या इंदुरु के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ कई सांस्कृतिक विरासतें और प्राकृतिक सौंदर्य मौजूद है। तो इसी निजामाबाद में मकलूर नामक एक मंडल पड़ता है, थाना क्षेत्र है। यही छोटा सा गांव है बोरगम के या बोरगांव। इसी गांव में ये घर है जहाँ पर एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। इसमें थे 35 साल के पल्लती रमेश, इनकी वाइफ पंडुला अरुणलता, घर के लोग सौम्या के नाम से भी पुकारते हैं, और 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। यहाँ पर आप 2 घर देख रहे हैं। एक घर में रमेश जी का परिवार रहता था और दूसरे वाले घर में इनके भाई की फैमिली थी। भाई का नाम है केदार या केदारी या केथिर। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग नाम है। केदार जी की पत्नी है अनीता अलायस अनुषा। घर का बंटवारा तो हो ही चुका है। दोनों भाई रमेश और केदार ने अपना अपना मकान बना लिया था। इनके पिताजी भी थे जो कि अलग रूम में रहते थे, सेम प्रॉपर्टी में। परिवार के बारे में थोड़ा और बात करें तो रमेश जी और इनकी पत्नी सौम्या की शादी करीब 13 साल पहले हुई थी, 2012 के आसपास। इनकी ये लव मैरिज थी। हालांकि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, परिवार के लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ा समझाने बुझाने के बाद मान गए। धूमधाम से इनकी शादी हुई। सौम्या जी मूल रूप से निजामाबाद जिले में ही नवीपेट मंडल के जन्नेपल्ली नामक गाँव की रहने वाली हैं। दोनों ही पति पत्नी काफी पढ़े लिखे थे। करंट टाइम की बात करें तो रमेश जी एक बड़ी फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस में नौकरी करते हैं। ये मैनेजर की पोस्ट पर थे। इनका इंश्योरेंस एजेंट का भी काम था। वह इनकी पत्नी सौम्या एक स्कूल में जॉब करती हैं, ककटिया ओलंपियाड स्कूल। ये नॉन टीचिंग स्टाफ में थी। मतलब दोनों ही पति पत्नी ठीक ठाक पोजीशन पर थे। इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। रमेश जी के जो भाई हैं केदार, वो इजराइल देश में रहकर जॉब करते हैं। उनकी वाइफ घर पर रहती हैं। भले ही अपना अलग बनाने खाने लगे हों, लेकिन दोनों ही भाई में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। हालांकि मीडिया से ये भी लग रहा है कि पिताजी से छोटे बेटे यानी केदार की नहीं बनती है। आपको मेन घटना से पहले इस परिवार के बारे में थोड़ा और बताते हैं। रमेश के पिताजी कहते हैं कि रमेश को हृदय की बीमारी थी, जिसमें रेड सेल्स अत्यधिक बढ़ जाते हैं। 2 बार तो दौरा भी आ चुका है, जिसके चलते दवाई भी लिया करते हैं। मेन घटना से करीब 4 महीने पहले अगस्त 2025 की बात है। तारीख थी 12 अगस्त। रमेश जी का ऑफिस अरमूर में था, जो निजामाबाद से करीब करीब 27-28 किलोमीटर दूर पड़ता है। आधे पौने घंटे आराम से लग जाते हैं पहुंचने में। रमेश अपनी 2 व्हीलर गाड़ी से जाया करते हैं। ऐसा ही जब 12 अगस्त के दिन भी अरमूर से निजामाबाद लौट रहे थे अपने 2 व्हीलर से, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार कार आती है, जिसका संतुलन बिगड़ गया और रमेश जी की 2 व्हीलर से लग गई। ये घटना ऐसी जगह पर हुई थी जहाँ आसपास खेत खलियान थे। रमेश अपनी गाड़ी के साथ खेत में फिसल जाते हैं। वो कार बिना रुके वहां से निकल गई। खुशकिस्मती से रमेश जी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। मिट्टी की वजह से भी ये बच गए, बस इनके हाथ में थोड़ा सा लग गया। खेतों में काम करने वालों ने ये देखा और अस्पताल ले गए। थोड़ी बहुत मलहम पट्टी हुआ, हाथ में प्लास्टर लगा। इनके परिवार ने भी सोचा शायद कोई बड़ी विपत्ति आ सकती थी, लेकिन इतने में ही टल गई। अच्छी किस्मत थी। महीने भर बेड रेस्ट के बाद रमेश जी पूरी तरह से फिट हो जाते हैं और ऑफिस आने जाने लगे। इस घटना को लेकर केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन उस कार का पता नहीं चल पाया। ऊपर से रमेश जी भी बच गए, इसलिए उसको सीरियस नहीं लिया गया। ये स्वभाव के काफी अच्छे थे। गांव में भी इनका इज्जत और सम्मान था। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। ये अपने परिवार से भी बहुत प्रेम किया करते हैं। अब आते हैं मेन घटना पर। 20 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन। रमेश जी घर के एक रूम में अकेले सोते थे और पत्नी सौम्या तीनों बच्चों के साथ दूसरे रूम में सोती थी। सुबह में समय के अनुसार पत्नी जगती हैं। इन्हें अपने स्कूल जाने की तैयारी करनी थी। बच्चों को भी जगाया, उन्हें भी स्कूल जाना है। आमतौर पर रमेश भी इसी टाइम के आसपास यानी 6 बजे तक जग जाया करते थे। इन्हें भी ऑफिस जाना है। ये अपने रूटीन के बिल्कुल पक्के थे, इनको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। सौम्या ने नोटिस किया कि आज इनके पति समय से जगे नहीं हैं। इन्होंने उनको आवाज दिया। फिर उनके कमरे में गईं, जिसका दरवाजा केवल भिड़काया हुआ था। ये पति को जगाने की कोशिश कर रही थी,
पत्नी ने ध्यान दिया कि पति कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और थोड़े अजीब तरह से सो रहे हैं। ये उन्हें चेक करती हैं। समझ आया कि उनकी सांसें नहीं चल रही। ये घबरा गईं और फौरन चीखते हुए अपनी देवरानी के घर पर गईं पड़ोस में। अनीता को बताया कि रमेश जग नहीं रहे हैं। आवाज सुनकर पिता भी देखने के लिए पहुंचे। अनीता ने देखा कि जेठ जी का शरीर थोड़ा डार्क या कालेपन में लग रहा है। आनंद फानन में ये भागकर एक डॉक्टर के पास जाती हैं। उनको साथ लेकर घर आईं। लोकल डॉक्टर ने रमेश जी को चेक किया और कहा कि अब ये नहीं रहे, स्वर्गवास हो चुका है। ये सुनते ही जैसे घर में सन्नाटा पसर गया। लोग हैरान रह जाते हैं। रमेश जी को चूंकि पहले से ही दिल की प्रॉब्लम थी, 2 बार दौरा भी आ चुका था। हो सकता है कि आधी रात को नींद में वापस तीसरी बार आया हो, जिसके बाद ये अनहोनी हो गई। लोकल डॉक्टर ने भी थोड़ा बहुत चेक करने के बाद यही बोला। पिता भी यही सोच रहे थे और पत्नी को भी यही लगा। अब इन लोगों ने अपने बाकी परिजनों, रिश्तेदारों को कॉल करना शुरू कर दिया। गांव में सबको बताया जाता है। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा होने लगे। सबको लग रहा था कि ये नेचुरल घटना है, प्राकृतिक है। किसी को भी संदेह नहीं हुआ। न ही ये लोग रमेश जी को किसी हॉस्पिटल ले गए ऑफिशियल जांच के लिए, और न ही पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। अब ये सब करके क्या फायदा होगा? जो चला गया उसको वापस नहीं ला सकते हैं। परिवार ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये हुआ कि दाह संस्कार नहीं करेंगे, जो कि आमतौर पर होता है, बल्कि दफन किया जाएगा। घर के लोगों ने जो भी सोचकर ये फैसला लिया हो। इसी बीच जो अनीता जी थीं, ये विधि के दौरान रमेश जी की कई सारी फोटोज लेती हैं। लोग आमतौर पर आखिरी याद के रूप में ऐसा करते हैं। इतने में अनीता ने ध्यान दिया कि जेठ जी के गर्दन के पास कुछ निशान पड़ा हुआ है, जो थोड़ा अजीब था। यह भी हो सकता है कि बिस्तर से उठाकर लाते समय ऐसा हो गया हो, फिर भी थोड़ा संदेहजनक था। परिवार तो पहले से ही काफी दुखी थे, रो रहे थे। सौम्या रिश्तेदारों के साथ बैठी थी। उनकी तो जैसे दुनिया ही तबाह हो गई। वो अब अकेले कैसे तीनों बच्चों का पालन पोषण करेंगी। अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करें इसके बारे में। इसी 20 दिसंबर को शाम होते होते सारी अंतिम विधि क्रियाक्रम पूरा कर लिया जाता है। एक नहर या नदी के पास उनको दफन कर दिया गया। अनीता जी अभी भी शांत नहीं बैठी। इन्होंने अपने पति केदार को इसके बारे में कॉल करके बताया, जो कि इजराइल में थे। केदार भी ये सुनकर हैरान रह गए। इन्होंने कहा, तुम कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचो। उधर से केदार ने भी फोन पर पुलिस से बात की। अनीता जी लिखित में पुलिस को तहरीर देती हैं। ऐसे करके 21 दिसंबर को यानी घटना के अगले ही दिन मकलूर पुलिस स्टेशन में BNSS की धारा 194 के तहत केस दर्ज हुआ। इसमें पुलिस संदेहजनक घटनाओं को लेकर जांच करती है। घटना के पीछे का कारण पता करते हैं, कैसे क्या हुआ होगा। यहाँ भी पुलिस को ऐसा ही कुछ करना था, लेकिन इस केस में कैसे क्या करेंगे? जिनके बारे में जांच करनी है उनका तो अंतिम संस्कार हो गया। उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट या फॉरेंसिक सैंपल भी प्रिजर्व नहीं है। सबसे पहले पुलिस ने घर वालों से शुरुआती बातचीत की। अधिकतम लोगों का मानना था कि वो घटना प्राकृतिक है, कोई जानबूझकर नहीं किया गया। लेकिन अनीता के सपोर्ट में भी लोग थे। अनीता के पास उस दौरान की फोटोज भी थी, जिसमें गले के पास निशान साफ साफ दिख रहे थे। इस घटना के पीछे जरूर कोई तो है। परिवार का यह भी कहना था कि अगर रात में कोई आया हो तो इनको पता चल सकता है। दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज आती, कोई शोर होता। घर के दरवाजे भी सही सलामत थे। वैसे केदार जी के घर के सामने CCTV कैमरे भी लगे हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो उसमें दिख सकता है। हो सकता है कि पकड़े जाने के डर से आए भी ना। परिवार को पूरा यकीन था कि सब कुछ प्राकृतिक है। रमेश जी को पहले से ही हृदय की बीमारी थी, लेकिन वही छोटे भाई केदार ने कहा कि बड़े भाई को कोई दिक्कत नहीं थी। वो पूरी तरह से फिट थे, स्वस्थ थे। खुशकिस्मती से यहाँ पर दाह संस्कार नहीं हुआ था, बल्कि दफन किया गया था। यानी पुलिस उन्हें बाहर निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज सकती है। भले ही घर के लोग कुछ भी कहें, असली सच्चाई तो फॉरेंसिक जांच और टेक्निकल जांच में पता चल जाएगी। 24 दिसंबर की सुबह कई सारे पुलिस ऑफिसर्स, खुदाई करने के लिए मजदूर, फॉरेंसिक डॉक्टर्स, इनके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं, जो लीगल साइड देखते हैं कि सब नियम के अनुसार हुआ या नहीं। इनकी जगह पर मकलूर के तहसीलदार आए, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाएंगे। इस बीच घर वालों में थोड़ी नाराजगी भी थी। पत्नी ने कहा कि अंतिम संस्कार हो चुका है, उन्हें बाहर मत निकालो, मुक्ति नहीं मिलेगी, अनर्थ हो जाएगा, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। पुलिस ने उनको जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। 1-2 दिनों में पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आती है। जिस बात का संदेह था वही यहाँ पर हुआ। ये घटना किसी दिल की बीमारी के चलते नहीं हुई, नेचुरल नहीं है। गले के पास का निशान सही था। चेहरे पर भी कुछ रखकर सांसें रोकने की कोशिश होने के संकेत मिले डॉक्टर्स को। बस क्या था, पुलिस ने BNS 103 का मामला दर्ज कर लिया और नए तरीके से जांच शुरू कर दी। एक टीम का गठन किया जाता है, जिसको लीड कर रहे थे वहां के ACP राजा वेंकट जी। इनके अलावा निजामाबाद रूरल CI और मकलूर थाने के एक SI भी की ऑफिसर्स थे। अब घर वाले भी मानते हैं कि घटना नेचुरल नहीं बल्कि किसी की साजिश थी। घर के बाहर CCTV कैमरा तो लगा ही था। पुलिस ने उसकी DVR जब्त की, उसको एग्जामिन करने लगे। साथ में घर वालों से गहनता से पूछताछ शुरू हुई। आपको किसी पर संदेह है, रमेश जी की कोई दुश्मनी हो,
पुलिस ने रमेश की कॉल डिटेल भी निकाली। जहां पर वो काम करते थे उनके कलीग दोस्तों से भी पूछताछ किया जाता है। उधर जो कैमरे की डीवीआर थी उसमें पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। इसकी वजह आपको थोड़ी देर में बताते हैं। बातचीत में पुलिस के सामने वो पुरानी घटना भी आती है जो अगस्त 2025 में हुई थी। कहीं उसके पीछे भी तो कोई साजिश नहीं। घर के अंदर रमेश, उनकी पत्नी सौम्या और तीनों बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। पत्नी बच्चों के साथ अलग रूम में सो रही थी। घर में बड़ा व्यक्ति और कोई नहीं था पत्नी के अलावा। घर के दरवाजे भी बिल्कुल ठीक ठाक पाए गए। पता चला कि सुबह में घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था जब सौम्या ने खोले। ऐसे पुलिस का संदेह सौम्या पर जाता है, लेकिन ये अकेले ही घटना को कैसे अंजाम दे सकती है। पुलिस ने इसकी कॉल डिटेल्स निकाली। बातचीत करके पुलिस ने घटना की टाइमिंग का भी अनुमान लगाया, जो था रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच। सौम्या की कॉल डिटेल में एक नंबर सामने आता है जिस पर ये अक्सर बातें किया करती थी। घटना वाली रात को भी किया था। वो नंबर था नलेश्वर दिलीप नामक आदमी का। अब पुलिस ने इसकी भी लोकेशन निकाली। पता चला कि ये आदमी घटना वाली रात यानी 19-20 दिसंबर की दरमियानी रात में रमेश के घर के आसपास देखा गया। इसकी मोबाइल टावर लोकेशन इसी एरिया में दिख रही थी। पुलिस ने इसकी और भी डिटेल निकाली। इसका सौम्या से क्या रिश्ता है, वो इससे इतना क्यों बात करती है। दिलीप का घर नंदीपेट मंडल के बड़गुना गांव में है। पता चला कि जिस स्कूल में सौम्या नौकरी करती थी वहीं पर दिलीप पीटी टीचर है। अब यहीं से पूरी कहानी खुलनी शुरू हो जाती है। दिलीप और सौम्या स्कूल में मिलते हैं। इन दोनों की दोस्ती होती है। दिलीप की उम्र ज्यादा नहीं थी, इसकी शादी भी नहीं हुई है। शुरुआत में सौम्या जब स्कूल में टिफिन लेकर जाती और भोजन में कुछ स्पेशल होता तो ये सबसे शेयर भी किया करती, दिलीप को भी देती। वो खाना टेस्ट करके खूब तारीफें करता था जिससे सौम्या इंप्रेस होती। धीरे धीरे वो स्पेशली दिलीप के लिए ही कुछ न कुछ बनाकर लेकर जाने लगी। फिर ये करीब आने लगे। इनका अफेयर शुरू हो जाता है। ये 2024 के अंतिम या 2025 के शुरुआती दिनों की बात है। स्कूल में तो दिन भर ये साथ रहते हैं। शाम को भी सौम्या बाजार जाने का बोलकर उससे मिलने के लिए जाती, उसके साथ समय बिताती। इधर पति रमेश को कोई भनक नहीं। अब तो सौम्या ने पति से ठीक से बात करना भी छोड़ दिया था, हमेशा उखड़ कर बोलती। ऐसे पति पत्नी के बीच झगड़े भी होने लगे, दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन सौम्या के स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन बच्चे अपने स्कूल गए हुए थे, पति भी ऑफिस में थे, जिस वजह से सौम्या ने दिलीप को अपने घर पर बुला लिया। इत्तेफाक से उस दिन पति रमेश जल्दी घर पर आ गए और पत्नी को उसके प्रेमी के साथ अनैतिक हाल में देख लिया। अब इन्हें भी सच पता चल चुका था। इन्होंने दोनों को खूब डांटा, खरी खोटी सुनाया, समझाने की भी कोशिश की। दिलीप से बोला कि इनका घर बर्बाद मत करो, 3 छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई, जाकर अपना घर बसाओ, अपने परिवार पर ध्यान दो। पत्नी से भी कहा कि फैमिली को धोखा मत दो, बच्चों के बारे में सोचो। सौम्या ने कहा ठीक है, लेकिन ये दिलीप से अलग नहीं होना चाहती थी और उसको भी सौम्या से दूर नहीं होना था। उसने कहा कि पति को छोड़ दो, चलो हम कहीं भाग चलें, लेकिन सौम्या ने इनकार कर दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। हालांकि वो वजह इसका परिवार बेटा बेटी नहीं थे, बल्कि कुछ और था, जिस वजह से पत्नी ने घर से भागने के बजाय पति को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया। घटना को ऐसे अंजाम देना है जैसे कि कोई प्राकृतिक या सड़क पर हुई अनहोनी का मामला लगे, या कुछ ऐसा हो जो जाने अनजाने में हो गया। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। पहली कोशिश वही हुई थी 12 अगस्त 2025 को, जब रमेश जी ऑफिस से घर आ रहे थे 2 व्हीलर से। वो कार चलाने वाला दिलीप था, लेकिन खुशकिस्मती से रमेश जी उस दिन बच गए, क्योंकि वो अपने 2 व्हीलर सहित खेत में फिसल गए थे, वरना दिलीप अपनी कार लेकर दोबारा आता। पहली कोशिश तो फेल हो गई। अब सौम्या ने कहा कि कुछ दिन और इंतजार करते हैं, दोबारा जल्दी में कुछ किया तो सबको संदेह हो सकता है, फिर इन्हें जो चाहिए वो नहीं मिल सकेगा और इनको खाली हाथ भागना पड़ेगा। सौम्या ने आगे कहा तब तक के लिए कुछ और सोचते हैं, नया प्लान बनाना पड़ेगा। मीडिया के अनुसार सौम्या दिलीप को यह भी निर्देश देती है कि प्लान में और लोगों को जोड़ो, कई लोगों की मदद चाहिए, अब सुपारी देना है। दिलीप ने अपने एक रिश्तेदार अभिषेक से बात की, जो मदापुर का रहने वाला है, ये एक तरह से भाई लगता है। अभिषेक ने अपने ही गांव के एक आदमी से बात की, बंटू जितेंद्र सुपारी लेने वाला है। सुपारी के पैसे कहाँ से लाया जाएगा, इसके लिए सौम्या अपनी एक सोने की अंगूठी बेच देती है। उसके बदले 33,000 रुपए मिले, उसमें 2,000 रुपए और ऐड किए गए अपनी तरफ से। टोटल 35,000 रुपए जितेंद्र को दिए जाते हैं। कहा कि बाकी पैसे काम होने के बाद देंगे। अब जितेंद्र ने अपने 3 और साथियों को प्लान में जोड़ा, तिलोत श्रीराम, अलास बबलू, रामवत राकेश और मोहसिन। प्लान बनता है कि पत्नी नींद की दवा रात के खाने में मिलाकर पति को देगी, वो गहरी नींद में सो जाएगा। इसके बाद सुपारी के लोग घर जाकर घटना अंजाम देंगे और घर से कीमती सामान भी चोरी कर लेंगे। इससे लूटपाट का केस लगेगा। पहली कोशिश तो अगस्त में हुई थी, उसके बाद 4 महीने ये शांत बैठे रहे, सब कुछ अच्छे से प्लान किया। अब बारी थी दूसरी कोशिश की। 19 दिसंबर का दिन चुना गया। आज शाम को ही मौका देकर सौम्या घर पर लगा हुआ कैमरा बंद कर देती है। पुलिस ने शुरुआत में जब इसके बारे में पूछा तो कथित तौर पर परिवार कहता है कि बिजली का बिल ज्यादा ना आए इसलिए बंद कर देते हैं, लेकिन जांच में आगे पता चल जाता है कि सौम्या ने ही प्लान के तहत बंद कर दिया था।
पता नहीं क्यों रमेश के पिताजी बहू के साइड से बात कर रहे थे। रात में सौम्या डिनर बनाती है। पति के भोजन और पानी में टोटल 10 टैबलेट्स मिला दिए। खाना खाते ही वो सोने चले जाते हैं। जब थोड़ी रात हुई लगा कि अब गांव के लोग भी सो चुके हैं। इसके बाद सौम्या सुपारी लेने वालों को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल उठाते नहीं। कई बार ट्राई किया। फिर अपने प्रेमी दिलीप से बात करती है। उसने भी उनको कॉल किया लेकिन फोन नहीं उठाया। सौम्या ने घर का दरवाजा खुला रखा था ताकि उन बदमाशों को खटखटाना ना पड़े। आवाज से कहीं पड़ोस में सो रही देवरानी या ससुर जग ना जाए। अब सुपारी के लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं, क्या करें। इसके बाद रात के 1 बजे दिलीप अपने कजन भाई अभिषेक के साथ सौम्या के घर पर पहुंचा। तीनों बच्चे तो दूसरे रूम में सो रहे थे। इधर दिलीप और अभिषेक ने पति के गले में तौलिया लपेटा। पत्नी चेहरे पर तकिया रखती है। इसके बाद उसकी कहानी समाप्त कर दी। फिर दिलीप और अभिषेक वापस चले गए। सौम्या ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सोने के लिए चली गई बच्चों के पास। फिर सुबह में ये उठती है, सारा नाटक करती है। रमेश जी ने जब अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, जब पता चल गया कि उसका अफेयर चल रहा है, फिर भी ये अपने बच्चों के लिए, परिवार को बचाने के लिए पत्नी को माफ कर देते हैं। वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर इनके लिए ही था। उधर पत्नी तब भी चोरी चुप के प्रेमी से मिलती रही। स्कूल में तो मिलते ही थे। जब रमेश जी के साथ पहली बार सड़क पर वो घटना हुई, तब भी पत्नी पर संदेह नहीं जताते हैं। सौम्या क्यों अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ नहीं जा रही थी, जबकि जा सकती थी। पुलिस और मीडिया के अनुसार चूंकि रमेश जी एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं, काम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट भी हैं, इन्होंने अपने लिए कई छोटे छोटे अमाउंट के इंश्योरेंस ले रखे थे। सब मिलाकर टोटल कीमत थी 2 करोड़ रुपए। पहली बार में पुलिस को केवल 30 लाख के इंश्योरेंस का पता चला था, लेकिन थोड़ी जांच की गई और इंश्योरेंस कंपनी से बात की तो कई पॉलिसीज मिलाकर टोटल अमाउंट निकला। इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि इतने पैसे के इंश्योरेंस ले रखे हैं, पर इसके बारे में कहीं से पत्नी को पता चल जाता है। वो रहस्य जान चुकी थी। इसी के चलते अगर वो ऐसे ही पति को छोड़ देती है तो खाली हाथ प्रेमी के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन पति को रास्ते से हटाया तो 2 करोड़ मिलेंगे। दोनों का पैसे लेकर भागने का भी प्लान था। तभी ये ऐसी प्लानिंग कर रहे थे जो इंश्योरेंस के पैसे मिलने के तहत हो, नियम के अनुसार लगे। 4 जनवरी 2026 आते आते पुलिस ने सौम्या, दिलीप, अभिषेक, जितेंद्र, बबलू, राकेश, टोटल 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया। मोहसिन फरार है, पुलिस इसको ढूंढ रही है। पुलिस ने पति की 2 व्हीलर गाड़ी, आरोपियों के मोबाइल फोन्स, सुपारी में दिए गए पैसे, सब कुछ रिकवर कर लिया। राकेश के पिताजी अपनी बहू का किसी से अफेयर है इससे इनकार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इनके बेटे के साथ जो हुआ वो प्राकृतिक है। उल्टा इन्होंने अपने छोटे बेटे पर आरोप लगाया। उसका घर में विवाद चलता है, झगड़ा चलता है, प्रॉपर्टी को लेकर भी कहासुनी चलती है। इसलिए उसने जानबूझकर पुलिस के साथ मिलकर केस दर्ज करवाया। परेशान करना चाहता है। उसकी पत्नी भी उसके साथ मिली हुई है। ससुर ने यह भी कहा कि ये लोग गरीब हैं, बहू के पास 35,000 रुपए कहाँ से आ सकते हैं। उसने कोई भी सोने की अंगूठी नहीं बेची। सौम्या की माँ भी अपनी बेटी के सपोर्ट में खड़ी है। बेटी ऐसा नहीं कर सकती। इनका तो फिर भी ठीक है, अपनी बेटी के साथ हैं, लेकिन रमेश के पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका अपने छोटे बेटे से बनता नहीं, झगड़ा चलता है। शायद उसी नाराजगी से ऐसा बोल रहे हैं। पिता ने मीडिया में यह भी कहा, अचानक छोटे भाई को बड़े भाई के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग गया, जबकि उसने तो अंतिम संस्कार में आने से फोन पर मना कर दिया था। जब सड़क पर अनहोनी हुई तब भी उसने बड़े भाई को कॉल करके हालचाल नहीं लिया। हालांकि रमेश के पिता का केस में कोई रोल नहीं मिलता है। रमेश के तीनों बच्चे अपने दादा के पास हैं, वही फिलहाल ध्यान रख रहे हैं। अगर सौम्या चाहती तो अपने प्रेमी के साथ भाग सकती थी, पर उसको पति के इंश्योरेंस के पैसे भी चाहिए थे। अगर देवरानी ने अंतिम विधि के दौरान फोटोज नहीं लिए होते और वो निशान भी देख नहीं पाती तो शायद ये केस कभी खुलता नहीं। गांव के लोग भी इस घटना को सुनकर काफी गुस्से में हैं और कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, जबकि पति ने तो परिवार बचाने के लिए पत्नी को माफ कर दिया था। उनके तीनों बच्चों का जीवन अब काफी मुश्किल से भरा होगा। पिता तो चला गया, माँ जेल में रहेगी। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।